हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में आज टेस्ट 2 जो इतिहास से संबंधित है, सब्जेक्टिव टेस्ट, उसका 49वां क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप जरूर देखें। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त दिए गए कथनों पर निम्नलिखित में से किसके व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है। जो ये कथन दे रखे, ये वर्णन किया जा रहा है, ये किस व्यक्तित्व के संबंध में है। आपको बताना, जो 4 ऑप्शन दे रखे ABCD, इसमें से किससे संबंधित ये पूरी बातें बताई रखी। पहला कथन ये कह रहे, विख्यात संस्कृत विद्वान होने के बावजूद उन्होंने भारतीय और पश्चिम संस्कृति के सुखद मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। इनको भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण के लिए जाना जाता है और इन्होंने संस्कृत भाषा पर केवल उस जाति के एकाधिकार को होने का विरोध किया था। और ये भारत में विधवा पुनर्विवाह के ध्वजवाहक थे, मतलब अग्रणी थे। आपको ये बताना है कि थे या नहीं थे, कौन थे ये बताना है। इन्होंने संस्कृत कॉलेज में प्राचार्य के रूप में भी काम किया। वो जो 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से किसका ये वर्णन है। तो मित्रों, आपने अगर पहला ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ा होगा, तो ये एक संस्कृत विद्वान थे, ये सही थे। इन्होंने साथ में कॉलेज के प्राचार्य के रूप में भी काम किया और इन्होंने ये भी कहा कि संस्कृत भाषा है वो आम नागरिक की भाषा होनी चाहिए, सभी को बोलने और इसके यूज लेने का अधिकार है। और साथ में इन्होंने शिक्षा सुधार और वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया और समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से विशेषकर महिला सुधार में भी इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के बारे में लोगों को जागरूक किया और ये कहा कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो ये सभी कथन दे रखे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर केवल और केवल ये होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा 50वां, उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचकों ने होम चार्जेस को भारत से धन की निकासी के तरीके में एक होने पर बल दिया। जो आर्थिक आलोचक थे, उन्होंने जो होम चार्जेस की कल्पना की गई थी उसके बारे में बताना है। होम चार्जेस के, इसको गृह व्यय भी कह सकते हैं आप, एक सही वर्णन बताना है, ये किससे संबंधित है। ये पहला ऑप्शन कह रहा, भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज। जो भारत सरकार ऋण लेती थी उस पर जो ब्याज दिया जाता था उसे होम चार्जेस कहा जाता था। भारत में कार्यरत ब्रिटिश नागरिक एवं सैन्य अधिकारियों का वेतन, जो भारत में ब्रिटिश वर्कर्स थे, जो नागरिक थे और जो आर्मी के लोग थे, उनको जो वेतन दिया जाता क्या वो होम चार्ज था, उनको होम चार्ज कहा जाता था। और तीसरा क्या, ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्चे। और चौथा ऑप्शन कह रहा, भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों के लाभ। आपको बताना, तो मित्रों होम चार्ज के बारे में आपको बता देता हूँ। जो ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे होते थे, उन्हीं को जो उपनिवेशवाद में जो आर्थिक आलोचक थे, उन्होंने इस कल्पना को प्रतिपादित किया कि जो आर्थिक शोषण में होम चार्जेस एक महत्वपूर्ण आर्थिक शोषक है। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्चे, इसको होम चार्जेस कहा जाता था, गृह व्यय कहा जाता था। अगला मित्रों हमारा क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मित्रों आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखना, सही से पढ़ना। इसमें 3 कथन सही है और एक कथन सही नहीं है, वही इसका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, इसकी उत्पत्ति बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में हुई। तो मित्रों आपको ये सबको पता होगा कि ये कथन सही है, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ 2003 में, उसी विरोध में 2005 में, तो 2003 में उसकी घोषणा हुई थी, आधिकारिक रूप से 2005 में लागू हो रहा था। तो इसी विरोध में ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, टाउन हॉल से शुरू हुआ था 2005 में, और बहिष्कार प्रस्ताव के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सही हो गया। तो इसका सही हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं है, गलत पूछा हमको, ये नहीं होगा। समितियों, स्वयंसेवकों के दलों ने आंदोलन के जनमत तैयार करने में सहयोग किया। जो विशेष समितियां थी, उन्होंने आंदोलन के लिए जो जनमत है, जनता का सहयोग है, वो तैयार करने में बहुत ही योगदान दिया। आपको बताना ये कथन उस टाइम का सही है या नहीं। तो मित्रों आपको बता देता हूँ,
उस टाइम असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन था ना, उस टाइम ये जो स्वदेशी माधव समिति थी, ऐसी ऐसी बहुत समितियाँ थी, उन्होंने इसमें बहुत योगदान दिया। उन समितियों के जो सदस्य होते थे वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी सही हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। और आपको पता होगा इस समय इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान महिलाओं ने भी बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया था। उन्होंने घर में अपने कुछ ऐसी वस्तुएं बनानी स्टार्ट की गई थी और स्वदेशी को अपनाने में भी बहुत योगदान दिया। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ऑप्शन डी भी सही है, तो इसका आंसर नहीं होगा। और जो ऑप्शन सी कह रहा है, अब हमारा बचा हुआ ऑप्शन यही है, बंगाल के बड़े जमींदारों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, पहले जमींदार वर्ग सहयोग नहीं करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत सहयोग किया था स्वदेशी आंदोलन का। 1906 में जो 5 में बनारस अधिवेशन हुआ, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो अध्यक्ष थे, उसी टाइम जमींदारों ने इनका समर्थन किया था। इस दृष्टि से देखें तो ये समर्थन नहीं की बात कर रहा है, यही हमारा कथन गलत हो गया और इसका सही आंसर भी यही होगा, ऑप्शन सी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाबना विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको पाबना विद्रोह के संदर्भ में बताना, जो 3 कथन दे रखे उसमें से कौन से कथन सही है, सही कोटि पूछा आपको। विद्रोह का मुख्य कारण यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त दमनात्मक प्रथाएं थी। आपको बताना है विद्रोह की शुरुआत यूरोपीय बागान मालिक थी, उनके द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था, इस कारण से हुआ। तो मित्रों अगर आपने पाबना विद्रोह के बारे में पढ़ा होगा तो ये कथन गलत है उस दृष्टि से देखें तो, क्योंकि इसका मुख्य कारण जो जमींदार थे, जमींदारों से द्वारा एक तो लगान ज़्यादा ले रहे थे वो कृषकों से, दूसरी बात उनका स्वामित्व तो था वो भी छीन रहे थे। अगर लगान नहीं दे रहे थे तो जमीन का जो स्वामित्व होता, मालिकाना हक था, वो भी उनसे छीन रहे थे। इसी कारण ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, ये पूरी बंगाल में था। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन गलत हो गया, यूरोपीय बागान मालिकों की बात करा ना, इसका सही आंसर जमींदार होना चाहिए। तो हमारा पहला कदम गलत हो गया। किसानों ने उत्पीड़न का विरोध करने के लिए नो रेंट यूनियन का गठन किया। तो मित्रों बता देता हूँ, नो रेंट यूनियन का गठन किया था किसानों ने इस टाइम, और यही किसानों को एक संगठित करने में इस यूनियन ने बहुत ही योगदान दिया था। और साथ में ये हड़ताल करते थे, इसने न्यायालय में चुनौती भी दी थी जो ये व्यवस्था थी जमींदारों की, इस व्यवस्था को। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कदम सही हो गया। और सरकार ने काश्तकारों के कुछ वर्गों के लिए काश्तकारी स्थायित्व की अभिपुष्टि करने वाला एक अधिनियम भी पारित किया। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, ये कथन भी सही है। सरकार ने काश्तकारों को संतुष्ट करने के लिए 1885 में एक काश्तकारी एक्ट को भी लागू किया। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन सही हो गया। तो इसमें 2 और 3 कथन सही हो गए और एक रॉन्ग हो गया। इसका सही ऑप्शन देखें तो कथन सी हो गया, केवल 2 और 3। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में चाबी विवाद। आपको चाबी विवाद के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के दौरान हिंसा से बचने के लिए गांधी जी द्वारा किया गया अनुरोध। आपको ये क्या चाबी विवाद है, जो रॉयल इंडियन नेवी विवाद हुआ था, उसमें जो गांधी जी ने वक्तव्य दिया था कि हिंसा ना करें, इससे संबंध है क्या आपको बताना। जो 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों द्वारा बैरकों को तोड़ने से संबंधित है क्या, आपको बताना है कथन इससे संबंधित है या नहीं है। औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्वर्ण मंदिर के तोशाखाना का प्रभार बनाए रखने के प्रयास से इससे संबंधित है। मोपला विद्रोह के दौरान हिंदू जमींदारों से लूटे जाने से है, जो हिंदू जमींदारों को लूटे जाने से संबंधित। तो मित्रों आपको बताना इसका कथन कौन सा सही है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, जो ब्रिटिश काल में जो स्वर्ण मंदिर था पंजाब का, इसमें आपको पता होगा सिख समुदाय में बहुत कुरीतियाँ फैल गई थी। उन्हीं कुरीतियों को सुधार करने के लिए जो सिख समुदाय था, उसने ब्रिटिश कालीन में जो स्वर्ण मंदिर पर अपना वापस अधिकार किया गया था। जो भ्रष्ट लोगों ने इस पर अधिकार कर लिया था,
उससे जो अकाली दल था, अकाली दल ने उनको वहाँ से बाहर निकाला और अधिकार किया समुदाय ने, और साथ में सरकार ने उस टाइम बहुत सहयोग किया था। और जो कारखाना था स्वर्ण मंदिर का, जो धन खाना था, तो उनकी चाबी क्या वहाँ के कलेक्टर ने ले ली थी, कलेक्टर के पास थी। इसी विरोध में वहाँ की जनता ने विरोध किया कि चाबी हमें दीजिए, हमें समुदाय को दीजिए। जो समुदाय की समिति थी, अकाली आंदोलन के समर्थक थे, उन्होंने कहा चाबी हमें दीजिए। उसी चाबी को लेकर विवाद हो गया था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने चाबी दी और समुदाय ने स्वर्ण मंदिर पर अपना अधिकार स्थापित किया। इस दृष्टि से देखें तो कथन सी सही होगा, जो अपनी सरकार में स्वर्ण मंदिर के तोशाखाना का प्रभार बनाए रखने के प्रयास के संदर्भ में है। बाकी ऑप्शन गलत हो गए। अगला कह रहा 54वां क्वेश्चन, 1856 के राज्य सचिव के एजुकेशन डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना। जो 1956 में एजुकेशन डिस्पैच आया था, उसके बारे में बताना कौन सा कथन सही है। इसमें पहला कह रहा है, इसने कंपनी को शैक्षणिक उद्देश्य के लिए 1,00,000 रुपए की राशि व्यय करने का निर्देश दिया। आपको बताना ये कथन सही है नहीं है। डिस्पैच का उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के तहत सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना करना। तो मित्रों, ऐसे तो ब्रिटेन ने जो चार्टर एक्ट आए थे 1813, 1811 वाला, 1833 वाला, सब में शिक्षा की बात की गई थी, लेकिन शिक्षा के लिए अच्छा प्रयास नहीं किया गया था। लेकिन जो 54 में आया वुड डिस्पैच, इसने बहुत ही अच्छे तरीके से भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नीति लेकर आए थे। इसे वुड का नीति पत्र कहा जाता था। इसमें ये प्राइमरी शिक्षा को सपोर्ट किया गया था, साथ में अंग्रेजी शिक्षा को भी सपोर्ट किया था। इसने सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की भी बात की गई थी। इसी को आधार मानते हुए जो 1857 में बंगाल, मुंबई और मद्रास में जो यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, वही इसी को ध्यान में रख के की गई थी। ये बहुत अच्छा प्रयास था। ये आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का एक और अधिकारी शिक्षा पर एक प्रथम प्रयास था, इतना बेस्ट था। तो इस दृष्टि से देखें, इसका उद्देश्य सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना करने वाला जो दूसरा ऑप्शन है, ये सही होगा। लेकिन जो ये 1,00,000 रुपए व्यय की बात की गई थी, ये इस टाइम नहीं की थी, पहले जो शिक्षा सुधार हुए थे उस टाइम की गई थी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन गलत हो गया और दूसरा कथन सही हो गया, क्योंकि 1,00,000 की पहले बात की गई थी और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की गई थी। ये हमारा कथन सही हो गया। आपको सही कथन ही पूछा है, तो इसका सही आंसर बी होगा, केवल और केवल 2। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया। ये जो कांग्रेस के अधिवेशन है उसके बारे में बात कर रहा है। आपको बताना है किस अधिवेशन की ये बात कर रहा है, किस अधिवेशन का वर्णन है। इसने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को दोहराया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की भी बात की, मूल अधिकारों की भी बात की और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की भी बात की। ये बातें किस अधिनियम के संदर्भ में सही बात है, आपको बताना। तो मित्रों, आपको बात अगर गांधी इरविन समझौते के बारे में पता होता है तो भी आप इसका आंसर सही निकाल सकते हो, क्योंकि जो गांधी इरविन समझौता वो 30-31 के समय हुआ था। इस दृष्टि से देखें तो हमारे 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? 27, 29 और 29 के दे रखे थे। तो इसका मित्रों सही आंसर भी यही होगा, सी ऑप्शन, क्रांति अधिवेशन। इसी टाइम पूर्ण स्वराज की बात की गई, साथ में शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी प्रस्ताव में, सोशल डेवलपमेंट की बात की गई थी, और जो अधिकार थे नागरिकों के, उन अधिकारों पर भी प्रस्ताव पास किया गया था। और साथ में राष्ट्रीयकरण, जो उद्योग हैं, जो परिवहन है, उनका राष्ट्रीयकरण की भी बात की गई थी। और जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक, उनके अधिकारों के संरक्षण की भी इसमें बात की गई थी। कृषि सुधार में भी इसमें बात की गई। श्रमिक के ये बहुत ही अच्छा एक प्रस्ताव था कांग्रेस का, जो 1931 में क्रांति अधिवेशन के दौरान आया था। इसी के साथ हमारा सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन मित्रों 56 है। ये दिल्ली षड्यंत्र केस, जिसे वायसराय होर्डिंग पर बम फेंका गया, की योजना बनाने वाले व्यक्ति में से शामिल थे।
ये गद्दर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए पंजाब गए। इन्होंने जापान में रहते हुए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। उपरोक्त परिषद में निम्नलिखित नेता में से किन के बारे में वर्णन किया गया? आपको मित्रों ये जो वर्णन कर रखा है ये किस नेता से संबंधित है, किस क्रांतिकारी या किस राष्ट्रवादी से संबंधित है आपको बताना है। जिन्होंने दिल्ली पर जो बम फेंका होर्डिंग पे, उनमें योगदान है। पंजाब में गदर आंदोलन चलाने में भी योगदान है और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करने में भी योगदान है जो जापान में की थी। अगर मित्रों आप इसको सही ढंग से पढ़ोगे तो आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि आपको अगर इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है तो भी आप इसका सही आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि ये स्थापना आपको पता होगा जापान के जो सैनिक थे उनके सहयोग से रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी और इसी लीग को आगे सुभाष चंद्र बोस ने इसको आगे बढ़ाया। इस दृष्टि से देखें तो हमारा सही आंसर इसका बी हो जाएगा, रास बिहारी बोस। इन्होंने भी सहयोग दिया था होर्डिंग पर बम फेंकने के बारे में। इस दृष्टि से देखें तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 1920 के दशक के दौरान बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आपको जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए 1920 के दशक में बंगाल में, उसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है सूर्य सेन के ने चटगांव शस्त्रागार पर छापेमारी का नेतृत्व किया। आपको बताना सूर्य सेन ने नेतृत्व किया या नहीं किया चटगांव शस्त्रागार छापेमारी में। दूसरा, कल्पना दत्त और प्रीतिलता वडेदार चटगांव समूह से संबंधित थी। आपको बताना ये कथन सही है या नहीं है। तो मित्रों आपको पता ही होगा, अगर आपने चटगांव छापेमारी के बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, सूर्य सेन का नाम सबसे ऊपर आता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सही हो गया। और इसी दौरान जो कल्पना दत्त और प्रीतिलता थी, इन्होंने भी बहुत ही बढ़ चढ़ के और बाकी महिलाओं ने भी बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया था। प्रीति की तो वहाँ डेथ हो गई थी ब्रिटिश सरकार के आंदोलन को दबाने के चक्कर में, जो अत्याचार किया उसी में इसी प्रीतिलता की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और कल्पना दत्त को इसमें घायल हो गया था और बाद में इसको गिरफ्तार भी किया था पुलिस ने। इस दृष्टि से देखें तो दूसरा कथन भी हमारा सही हो गया। ये दोनों महिलाएं इससे संबंधित थी, सही कथन ही पूछा है। तो मित्रों इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों हो गए, सी ऑप्शन सही हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों, विचा वुड सेट विश्व का लकड़ी से निर्मित प्रथम उपग्रह होगा। विसा वुड सेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मित्रों विसा वुड सेट एक लकड़ी का उपग्रह है, ये 2021 में अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। उसके बारे में आपको बताना है ये कौन सा कथन सही है। ये पहला कह रहा है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इस उपग्रह को ध्रुवीय सूर्य तुल्यकारी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, इसमें दोनों कथन सही होंगे, क्योंकि यूरोपीय एजेंसी का एक नैनो उपग्रह है और इसे 2021 में लॉन्च किया जाएगा और ये 500 से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर ध्रुवीय सूर्य तुल्यकारी कक्षा में भी स्थापित किया जाएगा। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दोनों कथन सही हो गया, कथन ए और कथन 2। इसका सही ऑप्शन सी होगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों और प्रांतों में लोकप्रिय मंत्रिमंडल के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो 37 में चुनाव हुए थे उसके बाद में जो सरकार गठन हुई थी उसके संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है कांग्रेस ने पंजाब को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया। तो मित्रों आपने चुनाव के बारे में अगर थोड़ा बहुत ही जानकारी है 1937, पहले तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और फिर कांग्रेस ने कहा कि हमें सरकार की नीतियों में भी दबाव देकर उसमें सुधार करना चाहिए और हमें भागीदारी विधान परिषद में देनी चाहिए। कांग्रेस ने भी भाग लिया, मुस्लिम लीग ने भी इसमें भाग लिया और कांग्रेस का बहुमत ही काफ़ी अच्छा आया था इसमें। इस दृष्टि से देखें तो कांग्रेस का पंजाब और बंगाल 2 जगह स्पष्ट बहुमत नहीं था, बाकी सब जगह स्पष्ट
बहुमत था और मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो पहला कथन हमें, कांग्रेस ने पंजाब को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया, तो ये कथन हमारा गलत हो गया, क्योंकि बंगाल में भी कांग्रेस ने नहीं किया था। बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाने के लिए गठबंधन का निर्माण किया, ये कह रहा है। चुनावों के दौरान महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया, जिसे कांग्रेस को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अगर 1937 के बारे में आपको पता होगा तो गांधी जी ने इसमें प्रचार नहीं किया था। इस दृष्टि से देखें तो हमारा कथन तीसरा गलत हो गया, तो इसका सही आंसर 2 ही होगा, ऑप्शन डी होगा सिर्फ, क्योंकि तीसरा कथन गांधी जी ने इसने और बंगाल में मुस्लिम लीग कृषक पार्टी सरकार बनाने के लिए गठबंधन का निर्माण किया था, ये भी कथन सही है। इसी के साथ हम देखते हैं हमारा इसका सही आंसर 59 का डी हो गया, केवल और केवल 2, क्योंकि पहला ही कथन होगा, गांधी ने कहा प्रचार किया, भारी समर्थन तो प्राप्त हुआ, लेकिन गांधी जी ने प्रचार नहीं किया। आपको ध्यान रखना इसके बारे में। अगला हमारा 60वां क्वेश्चन कह रहा है, बकास्त भूमि निम्नलिखित में से किससे संबंधित? आपको बताना जो बकास्त भूमि शब्द वर्णन किया गया, ये किस भूमि से संबंधित है, कौन सी भूमि से संबंधित है? तो मित्रों आपको बता देता हूँ, जो ये ऐसी भूमि थी जो काश्तकार लगान नहीं दे पाते थे, उनसे जो भूमि वापस छीन ली जाती थी, उनके अधिकार वहां से छीन ली जाते थे, जो जमींदार थे, उस भूमि को कहा जाता है। और इस दृष्टि से देखें तो हम लगान का भुगतान न करने के कारण जमींदारों को प्राप्त काश्तकारों की भूमि से इसका संबंध बी सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में 61वां क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो 3 कथन दे रखे स्थायी बंदोबस्त के बारे में, उसके बारे में बताना। पहला कथन ये कह रहा है, भूमि के स्वामित्व के अधिकार को वंशागनुत्व और हस्तांतरणीय बना दिया गया था। ये कथन कह रहा है कि जो भूमि के स्वामित्व का अधिकार था, जैसे जमींदार के पास था, उसको वंशानुगत उनके आने वाली पीढ़ी को भी देने लग गया था, उनको हस्तांतरित किया जा सकता था। ये कथन आपको बताना सही है या नहीं। जमींदारों द्वारा राजस्व भुगतान में देरी के लिए कोई प्रावधान नहीं था कि राजस्व भुगतान आप देरी से कर सकते थे, ऐसा क्या प्रावधान था या नहीं था, आपको बताना है। कृषि संबंधी उत्पादकता में सुधार के साथ समय समय पर भू राजस्व की समीक्षा की जाती थी। आपको ये बताना है कि समय समय पर भू राजस्व में बदलाव किया जाता था या नहीं किया जाता था। तो मित्रों आप स्थायी बंदोबस्त नाम से भी अगर वाकिफ हो, तो ये कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया था बंगाल में, और जो बिहार क्षेत्र था वहाँ पे सर्वप्रथम लागू किया था। फिर बाद में इसको उड़ीसा तक विस्तारित किया गया था, कुछ मद्रास के उत्तरी जिले थे वहाँ भी लागू किया, यूपी में भी वाराणसी क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। इसमें स्थायी बंदोबस्त था कि एक बार आपने जो 11 भाग थे, उसमें 1/11 तो जमींदार लेगा और 10/11 भाग है वो कंपनी को आपको स्थायी देना, और वो एक निश्चित कर दिया जाता, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता था, चाहे उत्पादकता में सुधार हो या कमी हो, राजस्व अधिक प्राप्त हो या कम हो, तो बदलाव नहीं किया जाता था। इस दृष्टि से देखें तो तीसरा हमारा कथन ऑटोमेटिक गलत हो गया। अगर हम तीसरा निकाल देते तो ऑप्शन बी या सी में से एक होगा। एलिमिनेशन मेथड से देखें तो या तो बी हो सकता है या सी हो, हमारे पास 50-50 का ऑप्शन हो गया। और आपको बता देता हूँ, इसमें वंशानुगत और हस्तांतरणीय ये भी प्रावधान था, जो भूमि स्वामित्व के अधिकार जमींदारों के वो वंशानुगत भी थे और हस्तांतरणीय भी थे। इस दृष्टि से देखें तो एक और दोनों कथन सही हो गए, और तीसरा कथन हमारा गलत हो गया। ये भी कथन सही, ये भी सही, लेकिन ये कथन गलत, तो इसका सही आंसर सी होगा, केवल 1 और 2। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको सही नहीं बताना है, तो 4 ABCD ऑप्शन दे रखे, इसमें से 3 कथन सही है और चौथा एक कथन सही नहीं है, वही इसका आंसर है, आपको बताना है। पहला कथन ये कह रहा है, प्रारंभ में भारतीय रेलवे को निजी कंपनियों द्वारा निर्मित या संचालित किया जाता था। ये कथन सही है या गलत है, आपको बताना। भारत में रेलवे ने ब्रिटिश साम्राज्य के सैन्य हितों को पूरा किया। आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा संचार व्यवस्था के बारे में, तो
कनेक्टिविटी को बढ़ाना, यही एक ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था। उनके सैन्य हित पूरे हो, राजनीतिक हित पूरे हो और आर्थिक हित पूरे हो। इस दृष्टि से देखें तो हमारा बी ऑप्शन आपको ध्यान में होगा, कथन सही हो जाता है, क्योंकि इनका सैन्य उद्देश्य पूरा करना भी था। और जो ये सी ऑप्शन कह रहा है, बॉम्बे से ठाणे तक चलने वाली प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारंभ की गई थी 1853। मित्रों, आपको पता होगा कि ये कथन भी सही है, क्योंकि 1853 में भी की थी और उस टाइम डलहौजी थे गवर्नर जनरल, और बॉम्बे से ठाणे के मध्य में चलाई गई थी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा कथन सी सही हो गया, लेकिन इसका आंसर नहीं है। और पहला कथन मित्रों आपको ध्यान नहीं होगा, बट आपको बता देता हूँ, जो पहली बार रेलवे का संचालन किया वो निजी हाथों में था, निजी कंपनियों के हाथों में था। ये कथन सही है, और बाद में इसमें सरकार ने अपनी भागीदारी बढ़ाई, लेकिन शुरुआत में निजी हाथों में था। इस दृष्टि से देखकर तो हमारा कथन ये भी सही हो गया, लेकिन आंसर सही नहीं निकला, आपको गलत बताना है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा सही ऑप्शन जो डी होगा, ये क्यों गलत है। इसमें कह रहा है रेलवे दरों को इस तरह से निर्धारित किया जाता था कि वस्तुओं की आंतरिक आवाजाही को बढ़ावा मिले। मित्रों, आप थोड़ा इस पे थोड़ा गौर कीजिए, क्योंकि ब्रिटिश का उद्देश्य था अपने आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य हितों। आर्थिक हित तब पूरे होंगे जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आंतरिक आवाजाही से उनके हित पूरे नहीं होते। इससे तो एक बात ये होगी, राष्ट्रवाद बढ़ेगा। इस दृष्टि से देखें तो उनका यही उद्देश्य था, जो आंतरिक भाग से पोर्ट तक उनका माल जाए, वहाँ कनेक्टिविटी पोर्ट के पास बढ़े। इस दृष्टि से हमारा आंतरिक आवाजाही की बात कर रहा है। ये कथन गलत हो गया, हमको गलत कथन ही पूछा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सविनय आंदोलन हुआ उसके बारे में आपको बताना है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में मुट्ठी भर नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। तो मित्रों, आपको इस आंदोलन के बारे में पता होगा, जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा दांडी तक की थी। दांडी में वह मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून तोड़ा और वहीं से इसकी शुरुआत की। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन गलत हो गया। अब दूसरे कथन की तरफ बढ़ते। दूसरा कथन ये कह रहा है, खुदाई खिदमतगारों ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आपको बताना ये कथन सही है या गलत है। तो मित्रों, बता देता हूँ, गांधी जी शुरुआत के साथ ही इसने अपने देश में इतना विस्तार किया जल्दी, तीव्र गति से, और ये उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र थे, वहाँ पे जो ये खुदाई खिदमतगार थे, इसमें भी बड़ा इनका एक संगठन था लाल कुर्ती, जिसमें खान अब्दुल गफार प्रमुख थे, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता था। उसने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई और इसका विस्तार यहाँ तक हुआ था। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सही हो गया। तो इसका सही आंसर, सही कथन ही पूछा आपको, तो सही होगा बी, केवल और केवल 2। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको टीपू सुल्तान के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। उसने रंगपट्टम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया। आपने बताना, जो श्रीरंगपट्टम है वहाँ पे स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया। ये सही कथन है, नहीं है। उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत के लिए धनराशि स्वीकृत की। आपको ये बताना सही है या नहीं। वह जोकोविन क्लब का सदस्य था। तो आपका अगर टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा होगा, तो मराठाओं के समय, जो अटैक के समय वो धार्मिक मंदिर थे वो नष्ट हो गए, उनका संरक्षण किया, पुनर्द्वार किया, और उसमें श्रृंगेरी देवी का मंदिर भी महत्वपूर्ण था। और उसके साथ ही उन्होंने जो भगवान की शारदा माँ की मूर्ति भी स्थापित करवाई थी, और उन्होंने एक धार्मिकता का, सहिष्णुता का परिचय दिया था। इस दृष्टि से देखें तो कथन दूसरा हमारा सही हो गया। और जो फ्रांसिस द्वारा समर्थित जोकोविन क्लब था, तो वहां पर उसने अपनी सदस्यता की और उस क्लब का सपोर्ट किया। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी सही हो गया। और ये भी मित्रों कथन सही है, श्रीरंगपट्टम वाला, वहाँ पे स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण उन्होंने किया था। इस दृष्टि से देखें तो हमारा
तीनों कथन सही हो गए, ऑप्शन डी सही हो गया। और साथ में भी बता दूं, इन्होंने एक सुव्यवस्थित फ्रांसीसियों के सहयोग से एक बेहतरीन यूरोपीय सैन्य मॉडल का प्रतिपादन किया और एक मजबूत नौसेना का विकास किया। साथ में इन्होंने प्रौद्योगिकी का भी विकास किया। प्रथम रॉकेट का श्रेय इन्हीं को ही दिया जाता था भारत में। और इन्होंने प्रौद्योगिकी हथियार के संदर्भ में विकसित की, इसी एक मजबूत सेना का विकास किया। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर डी हो गया। अगला कथन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 1946 में जिन्ना द्वारा आह्वान किए गए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बारे में आपको बताना है का सही उद्देश्य क्या है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, जब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उस टाइम जिन्ना की यही बात थी कि हम पाकिस्तान अलग बनाएंगे। और सही वार्ता कैबिनेट मिशन के साथ नहीं बैठ पाई थी, विरोध हुआ था। लास्ट में तो मानी थी, कांग्रेसियों ने दो राष्ट्र के सिद्धांत की बात मान ली गई थी, शुरुआत में नहीं मानी। तो जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान कर दिया था। इसी दृष्टि से सांप्रदायिक दंगे हुए थे बंगाल में, इस पंजाब साइड में और बिहार साइड में। और इसी कैबिनेट मिशन की विफलता के उद्देश्य के कारण ही इन्होंने ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सही हो गया। कैबिनेट मिशन योजना की विफलता के बाद पाकिस्तान के लिए लीग की मांग को दबाना